नमस्कार। ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विगत कई दिनों से हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु बीच बीच में अनेक प्रकार के व्यवधान आए जाते हैं और उन व्यवधानों के कारण हमारा जो काव्य प्रकाश का अध्ययन अध्यापन है वो बाधित हो जाता है। कहा भी गया है, बहुप्रत्यवायो भवति पुरुषार्था। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो विविध प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता तभी मिल सकती है जब उन व्यवधानों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य की तरफ निगाहें टिकाकर निरंतर मेहनत करते रहें। तो आप सब लोग भी काव्य प्रकाश को पढ़िए। काव्य प्रकाश के माध्यम से शास्त्रीय आचार्य की सिलेबस को, एमए के सिलेबस को समझिए, या फिर विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में काव्य प्रकाश का जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उन स्थलों को समझिए और अपनी सफलता की प्राप्ति करिए। जिस प्रकार हमारे इस अध्यापन में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार आपके भी अध्ययन में अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते रहते होंगे। तो मैं आप सबको बस यही बोलूँगा कि व्यवधानों को नज़रअंदाज करके निरंतर अध्ययन करें, क्योंकि ये व्यवधान जीवन भर चलेंगे। समस्या समाप्त नहीं होती है, अभी तो समस्या का स्वरूप बदलता है। इसलिए बदले हुए स्वरूप वाली समस्याओं में आनंद लेते हुए काव्य प्रकाश जैसे ग्रंथ का अध्ययन करते रहें, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम उन समस्याओं से मुक्त होकर काव्य प्रकाश को निरंतर जारी रख सकें। तो इसी के माध्यम से, इसी आधार पर आज की कक्षा 19वां एपिसोड के माध्यम से आप व्यंग्यार्थ के आधार पर लक्षणा का विभाजन समझेंगे, जिसका आज मुख्य कारिका जो है वो है व्यंग्येन रहितारूढ़ौ सहितातु प्रयोजने। बात लक्षणा विषयक ही चल रही है, और लक्षणा की चर्चा हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि काव्य लक्षण में एक विशेष पद आया था, शब्दार्थौ। जो छात्र नए जुड़ते हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है, कमेंट करने से पहले, फोन कॉल्स करने से पहले, किसी भी स्थल को समझने से पहले पूर्व की काव्य प्रकाश की कक्षाएं पढ़ें। उसके बाद जो जिज्ञासा उत्पन्न हो उसको पूछें। हम देखते हैं कई बार कई छात्र अनावश्यक कॉल करते हैं, उनके उन प्रश्नों का उत्तर विगत एपिसोड में दिया जा चुका है। तो कृपया करके आप लोग प्रारंभ से काव्य प्रकाश की कक्षाओं का अध्ययन करें, और इसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबके सामने कि पुराने जो वीडियो हैं उनके उनके कुछ साउंड में थोड़ी सी समस्या है। शुरुआत में सबके साथ समस्या होती है, लेकिन धीरे धीरे हम निरंतर सुधार कर रहे हैं। जो लाइव कक्षा का जो सामग्री है वो भी उपलब्ध हो चुका है, और उसको हम ट्रायल ले रहे हैं कैसे करना है। उसके बाद आपके सामने लाइव कक्षा के माध्यम से काव्य प्रकाश का अध्ययन अध्यापन होगा। तो आप लोग सबसे पहले प्रारंभ से देखिए, और आज का जो विषय है व्यंग्येन रहितारूढ़ौ सहितातु प्रयोजने, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले ये कारिका आई क्यों, ये समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जब तक हम पूर्व एपिसोड का वर्तमान एपिसोड से क्या संबंध है ये बात नहीं समझेंगे, तब तक हम काव्य प्रकाश के विषयों को भी नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले आप याद करिए, काव्य लक्षण था तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः काव्य। इसमें एक पद आया था शब्दार्थौ। शब्दार्थौ पद का अर्थ है शब्द और अर्थ। द्वितीय उल्लास प्रारंभ होते ही आचार्य मम्मट शब्दार्थ का व्याख्यान करते हैं, और शब्दार्थ के व्याख्यान में सबसे पहले शब्द के 3 भेद कर देते हैं। वैसे शब्द के भेद नहीं होते, लेकिन उपाधि भेदेन शब्दोपि विद्यते। उपाधि के भेद से शब्द के 3 भेद होते हैं, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। और जब शब्द 3 प्रकार का है तो प्रत्येक शब्द एक अर्थ को देता है, तो अर्थ भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, जिनको हम वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ को ही अभिधेयार्थ, पदार्थ, मुख्यार्थ और संकेतितार्थ कहते हैं।
लेकिन जो लक्ष्यार्थ होता है उसको लक्ष्यार्थ तो कहते ही हैं, अमुख्य अर्थ भी कहा गया है, भाक्त अर्थ भी कहा गया है, क्योंकि भक्तिर नाम लक्षणा और भक्त्या आगतः भाक्त। अमुख्य इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मुख्य अर्थ से हट के होता है। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके थे। अभिधा के स्वरूप को भी समझ लिए थे। 3 प्रकार के व्यापार व्यापार प्रवृत्त होते हैं, उन 3 प्रकार के शब्दों से जो अर्थ आते हैं। सबसे पहले अभिधा व्यापार समझे थे, उसके बाद लक्षणा व्यापार समझे थे। लक्षणा के अंतर्गत जो लक्षणा के कई भेद होते हैं उनको भी समझ लिए थे, और निष्कर्ष के रूप में ये बात निकल कर आई थी कि लक्षणा जो है वो 6 प्रकार की होती है। लक्षणा तेन षड्विधा। उसके आगे की चर्चा आज हम प्रारंभ करते हैं। उसके आगे की चर्चा में सबसे पहले आचार्य मम्मट लिखते हैं, लक्षणा तेन षड्विधा आद्य भेदाभ्याम सह। आद्य भेदाभ्याम सह। आद्य भेदाभ्याम सह का तात्पर्य है, एक सेकेंड, कोई समस्या क्रिएट हो रही है। लक्षणा 6 प्रकार की होती है आद्य भेदों के साथ। अब आद्य भेद क्या होता है इसको भी हम समझ लेंगे। लक्षणा के सबसे पहले भेद किए तो रूढ़ि और प्रयोजन, 2 लक्षणा के भेदों की चर्चा की गई। रूढ़ि में व्यंग्य का सर्वथा अभाव और प्रयोजन में व्यंग्य के सद्भाव की बात की जा रही। एक सेकंड, इसका थोड़ा सेटिंग सही कर लेते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। अब वीडियो के मध्य में ये समस्या उत्पन्न हुई है कि आपको थोड़ा क्लेश का अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि यही क्लेश हो, लेकिन सुदृढ़ चीजें आप समझ जाएं। तो लक्षणा के भेदों की तो बात हो ही गई थी। भाई साहब, इसको सेट करना ना कठिन है। लेकिन हम सेट करके ही मानेंगे। भाई साहब, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन इन समस्याओं को अगर सॉल्व करके हम लोग चर्चा करें, चीजें जल्दी समझ। खैर, बहुत परेशान नहीं होना है, ये है कि चीजें समझे रहना है। अगर 29 है तो इसको भी सही कर देते हैं, के बाद ही शुरू कर। तो इतने पे ही आप लोग एडजस्ट करेंगे। तो लक्षणा की जब बात कर रहे थे, लक्षणा के 6 भेद मम्मट द्वारा स्वीकृत हैं, और आद्य भेदाभ्याम सह कहकर उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि लक्षणा का जो पहला भेद है, पहला भेद मतलब उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, जो कि सादृश्यतर संबंध के कारण शुद्धा लक्षणा के अंतर्गत आएंगी, ऐसी बात भी हम लोग समझ लिए थे। तो बहुत समय न व्यर्थ करते हुए हम सीधे सीधे आज का जो मुख्य विषय है उस पर बात करते हैं। आज का मुख्य विषय है व्यंग्यार्थ के आधार पर लक्षणा के भेद। ये आज का विषय है। तो सीधे सीधे विषय पर ही बात करते हैं। देखिए भाई साहब, लक्षणा के 6 भेद तो बता दिए, लेकिन ये किस आधार पर होते हैं उसको स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रयोजन की बात किए थे, प्रयोजन
का बोध किस वृत्ति से होगा? क्योंकि लक्षणा क्या करती है? मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ का प्रतिपादन करती है, उसके बाद वो विरत हो जाती है। इसलिए अमुख्य अर्थ के प्रतिपादन के बाद हमारा लभ्य अर्थ क्या है? हम क्यों अमुख्य अर्थ का बोध करने के लिए लक्षणा की वृत्ति करते हैं? तो वहां पर बताया गया था, रूढ़िम प्रयोजनम वा उद्देश्य येन व्यापारेण अथवा यया वृत्त्या अन्यः अर्थः लक्ष्यते सा आरोपिता क्रिया लक्षणा भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातम्। इदानीं लक्षणायां प्रयोजनस्य ज्ञानं केन माध्यमेन भवति? कस्तावत् तत्र व्यापारः प्रवर्तितः भवति इति ज्ञातव्यविषयः। व्यंग्येन रहितारूढौ सहिता तु प्रयोजने। लक्षणा के व्यंग्यार्थ के आधार पर, व्यंग्यार्थ आप समझ लीजिए, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। वाचक शब्द से वाच्यार्थ, लक्षक या लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ, व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ। तो व्यंग्य अर्थ से रहित जो होगी उसको रूढ़ि लक्षणा कहेंगे, और व्यंग्य अर्थ से सहित जो होगी तो प्रयोजनवती लक्षणा कहेंगे। रूढ़ि में व्यंग्य का अभाव होता है और प्रयोजन में व्यंजना का सद्भाव होता है या व्यंग्यार्थ का सद्भाव होता है। रूढ़ि में कर्मणि कुशला जो अर्थ है वो अभिधा वृत्ति के जैसा ही होता है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसलिए रूढ़ि और अभिधा जो है, इन दोनों में किसी भेद विशेष की चर्चा नहीं की गई है। आगे कह रहे हैं, प्रयोजनम ही व्यंजन व्यापार गम्यमेव। अब यहीं से व्यंजना के बीजारोपण की बात आचार्य मम्मट करते हैं, क्योंकि हमारा प्रतिपाद्य क्या है? सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम अदोसौ सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम अनलंकृति पुनः कापि तत्र अननिवार्यत्वेन विशेषण पदम अस्ति, अतः तत्र का चर्चा भवति इति न इदानीं ज्ञातव्यः। इदानीं प्राधान्येन अस्माभिः ज्ञातव्य विषयः अस्ति, किमस्ति? व्यंजनायाः किं स्वरूपं, तत्र कारणं सगुणौ शब्दार्थौ। अब गुण का लक्षण जब समझते हैं तो गुण का लक्षण क्या कहा? ये रसस्यांगिनो धर्माः, यो अंगी रस के धर्म होते हैं। तो जो अंगी है, आत्मा के रूप में काव्य में विद्यमान है, उसके धर्म होते हैं गुण। तो वो जो गुण होते हैं वो रस को आश्रित करके रहते हैं। तो रस किसे कहते हैं? तो रसादि लक्षणस्त्वर्थः स्वप्नेपि न वाच्यः अथवा न लक्ष्यः अपितु व्यंग्यः एव भवति। रसादि लक्षण जो अर्थ होता है, मतलब जो सहृदय को आनंद उत्पन्न कराने का सामर्थ्य धारण करता है, उसको कहते हैं रसादि लक्षणस्त्वर्थः। वो क्या होता है? व्यंग्यभूत होता है। रूखी सूखी पुराण सम्मत वेदादि जैसी बातें जो होती हैं उनमें कोई सार नहीं होता है। इसलिए रसादि लक्षणस्त्वर्थः स्वप्ने भी न वाच्यः, ये बात कही गई। तो जहां पर व्यंग्य है वो प्रयोजनवती लक्षणा होती है, और प्रयोजन का ज्ञान होता है। प्रयोजनम ही व्यंजन व्यापार गम्यमेव। अब लक्षणा में जो लक्षणा के तीन भेद हैं, लक्षणा का जो भेदक है यहाँ पर वो व्यंग्यार्थ है। अभी तक हम लक्षणा के भेदों की बात किए थे तो वो मुख्य भेद थे, लेकिन उन 6 भेदों में भी जो प्रयोजनवती है, उस प्रयोजनवती लक्षणा में जो प्रयोजन का ज्ञान होता है, वह प्रयोजन का ज्ञान इससे होता है व्यंजन व्यापार गम्यमेव। व्यंजना व्यापार से बोध्य होता है। प्रयोजन का ज्ञान, प्रयोजन क्या होता है ये भी जान लेना आवश्यक है। जैसे गंगायाम घोषः कहे तो गंगायाम घोषः में शैत्य पावनत्व की प्रतीति ही क्या है? प्रयोजन है। गृहगत शैत्य पावनत्व प्रतीतिस्तावत् प्रयोजन भूता वर्तते। अतः तस्य प्रयोजनस्य ज्ञानं व्यंजन व्यापारं गम्यमेव भवति। अर्थात व्यंजना व्यापारेणैव तस्य प्रयोजनस्य
यत् प्रयोजनं तत्र कीदृशमस्ति? शैत्य पावनत्व प्रतीति भूता भूतं यत् प्रयोजनं तस्य प्रयोजनस्य ज्ञानं व्यञ्जना व्यापार द्वारा भवति। अतः अत्र आचार्य मम्मटेन लिखितं वर्तते प्रयोजनं हि यतो हि प्रयोजनं व्यंजन व्यापार गम्यमेव। व्यंजना व्यापार से प्रयोजन का ज्ञान होता है। जैसे गंगायाम घोषः कहा, गंगायाम घोषा में गंगा पद का क्या अर्थ आया? जल प्रवाह। और घोष पद का क्या अर्थ आया? कोई एक गृह विशेष या फिर एक झोपड़ी विशेष। तो वो झोपड़ी अलग है और गंगा का जल प्रवाह अलग है। तो ये तो हो गया वाच्य अर्थ। और वाच्य अर्थ से जो लक्ष्यार्थ आया, अमुख्य अर्थ, कि गंगा के घर में, गंगा के जल प्रवाह में झोपड़ी नहीं बन सकती, अतः गंगा के तट पर झोपड़ी है। तट का बोध क्या है? अमुख्य अर्थ बोध। लेकिन उस तट में शैत्य पावनत्व की जो प्रतीति है, जो वक्ता का फल है, जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन का ज्ञान व्यंजना व्यापार से ही, अतिरिक्त किसी अन्य व्यापार से नहीं हो सकता। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हम व्यंग्यार्थ के आधार पर लक्षणा के भेदों की सामान्य चर्चा कर रहे हैं। एक चीज आप समझे, व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ, रूढ़ी लक्षणा व्यंग्य से रहित होती है क्योंकि वो अभिधावत होती है और उसी को हम निरूढ़ा लक्षणा भी कहते हैं। सहिता तो प्रयोजने, और जहाँ व्यंग्यार्थ होता है, जहाँ व्यंजना व्यापार की प्रवृत्ति होती है, वह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। आगे क्या लिखा है उस पर भी बात कर ली जाए। और वह व्यंग्य जो होता है, उस व्यंग्य की अवस्थिति कैसी होती है? दो प्रकार की हो सकती है। वह व्यंग्य या तो गूढ़ व्यंग्य होगा या अगूढ़ व्यंग्य होगा। तच्च गूढ़म अगूढ़म वा। तत् मतलब वह व्यंग्य। कौन सा व्यंग्य? व्यंजन व्यापार गम्यमेव प्रयोजनम गूढ़म भवति अथवा अगूढ़म भवति, यस्य प्रतीति, यस्य प्रयोजन भूतार्थस्य प्रतीति व्यंजना व्यापार गम्या, तस्य प्रयोजनस्य स्वरूपद्वयम् अस्माभिः प्राप्यते। एकस्तावत् गूढ़भूतः अपरस्तावत् अगूढ़भूतः। अतः मम्मटः अत्र लिखति तच्च व्यंग्यं गूढ़म अगूढ़म वा भवति, कुत्रचित् गूढ़ः कुत्रचित् अगूढ़ः। अर्थात कुत्रचित् गूढ़म, कहीं पर छुपा हुआ, गूढ़ मतलब छुपा हुआ, दबा हुआ, ढका हुआ, जहाँ पर श्रम लगे, और अगूढ़ जो मतलब स्फुट है, जिसमें कोई श्रम नहीं लग रहा है। तो आचार्य मम्मट ने दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। एक गूढ़ व्यंग्य का है, दूसरा अगूढ़ व्यंग्य का है। पहला उदाहरण जो गूढ़ व्यंग्य का है उसको समझ लेते हैं। कोई पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। मुखम विकसित स्मितम वसित वक्रिमं प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गति अपास्त संस्थामति। यहाँ पर फिर से मिसप्रिंट हुआ है और ये सुधार हम निरंतर कर रहे हैं। उरोह मुकलिस्तनम चगनम असंबद्धोद्धुरम वतेन्दु वदनातनौ तरुणिमोद्गमो मोदते। कोई नायक है, किसी नायिका को देखा। अब कई टीकाओं में तो लिखा है कि उस नायक को इतनी सुंदर नायिका थी कि उसकी प्राप्ति उसके लिए दुर्लभ थी, लेकिन उसके स्वरूप को देखकर वह आनंद ले रहा है। कैसे आनंद ले रहा है? अप्राप्त वस्तु का चिंतन करना भी प्राप्त वस्तु के समान आनंद देने में हमारे लिए मतलब प्राप्तव्य होता है। जैसे हमने सोच लिया हम भाई क्या बनेंगे? अध्यापक बनेंगे, पढ़ाएंगे, बच्चे सामने होंगे, गुरुजी गुरुजी करेंगे, और उसके बाद पढ़ाना पढ़ाना रहेगा और कोई तो काम है नहीं। फीलिंग से बढ़िया से जाएंगे, अच्छे वस्त्र पहन के,
घर पे आएंगे तो लोग कहेंगे भाई अध्यापक हैं, कदाचित अच्छे अध्यापक बन गए, लेक्चरर बन गए, प्रोफेसर बन गए, फिर तो कहने ही क्या। या फिर आप जब यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डीएम वगैरह बन गए, एसडीएम बन गए। इन सबको पढ़ के उस कल्पना को करिए, जब मैं डीएम होऊंगा, जब मैं प्रोफेसर होऊंगा, जब मैं लेक्चरर होऊंगा। जो भी आपका लक्ष्य है उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये काव्य प्रकाश प्राइमरी में तो लगा नहीं है, प्राइमरी की नौकरी के लिए तो ये है नहीं। जिन जिन परीक्षाओं में ये लगा है मैं उनकी बात करूंगा। तो जब आप इस तरह की कल्पना करेंगे तो भले ही आप डीएम नहीं है, भले ही आप प्रोफेसर नहीं है, लेकिन फील करेंगे तो पूरा आनंद आएगा। ऐसी स्थिति इस पद्य के माध्यम से नायक को हो रही है। नायक के लिए प्राप्तव्य एक नायिका थी, लेकिन उसकी प्राप्ति का अभाव है, तो उसके स्वरूप को देखकर ही आनंद ले रहा है वो। उसके स्वरूप को देखकर आत्मानंदानुभूति कर रहा है। बत बत खेदे, बत बत हर्षे, यहाँ पर बत प्रत्यय हर्ष अर्थ में। अहो आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? ये वतेन्दु वदनातनौ तरुणिमोदगमो मोदते। बत अर्थात अहो, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इंदु वदना तनौ, इंदु वदनायाः तनौ, इंदु रेव वदनम मुखम यस्या सा इंदु वदना, तस्याः तनौ इंदु वदनायाः तनौ, अतः इंदु वदना तनौ। चंद्र के समान मुख वाली जो नायिका है, उसके तनौ अर्थात शरीर में, तरुणिमा अर्थात जो तरुणता है, जो युवावस्था है, उसका उद्गम, युवावस्था का उद्गम मोदते आनंदित कर दे रहा है। कैसे आनंदित कर रहा है? तो यहां से समझते हैं। एक विशेषण दिया, विकसित स्मितम मुखम, मुखम कीदृशम अस्ति, तो कह रहे हैं स्मित विकसितम, मुस्कुराहट जिसके मुख पर विकसित हो रही है, अर्थात खिल रही है। और क्या है? वसित वक्रिमम प्रेक्षितम, यहाँ पर बिंदी रहेगी, वसित वक्रिमम प्रेक्षितम, अर्थात वश में कर लिया है। जो नायिकाएं होती हैं वो अक्सर तिरछी निगाहों से देखती हैं। तो प्रेक्षण मतलब दृष्टि, दृष्टि की वक्रता को जिसने अपने अधीन बना लिया है, मतलब कितना तिरछा देखना है, कितना मर्यादा पूर्वक है, कितना अमर्यादित है, इससे इशारा व्यंजित हो जा रहा है। इस तरह की जो भावना है, तो नायिकाएं वो तिरछा देखती हैं तो अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। आप लोग तो करते ही रहते होंगे, हमें ये लाभ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम बस साहित्य शास्त्र को पढ़ के ही उस स्वरूप की कल्पना किए हैं, प्रैक्टिकल कभी इस तरह का अनुभव नहीं हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसको करिए अनुभव और इसका आनंद लीजिए। प्रेक्षण मतलब होता है प्रेक्षितम प्रेक्षणम। प्रेक्षण मतलब दृष्टि। कैसी दृष्टि? जिसकी वक्रता को, जिसकी कुटिलता को, जिसके तिरछेपन को क्या कर लिया है? बस में कर लिया है। और अपांस, हाँ, और क्या है? समुच्छलित विभ्रमाः गति। गति कैसी है? तो जिसमें विभ्रम अर्थात बहुत सारे विलास, चलने की जो स्टाइल्स है वो छलक रही है। क्या हो रही है? मतलब उनके चलने की चाल के जो तरीके हैं वो छलक रहे हैं, मन लोगों को आनंदित कर दे रहे हैं। और क्या? अपांस्त संस्था मति। अपांस संस्था का मति है, संस्था मतलब होता है मर्यादा, अपांसता मर्यादा, संस्था मतलब जिसने अपनी मर्यादा को त्याग दिया, वह अपांस संस्था मति हो। ये मतलब होता है बुद्धि। कैसी बुद्धि है? जिसने अपने सामर्थ्य को त्याग, अपनी जो कंट्रोलनेस है, मतलब एक युवावस्था में क्या होता है, व्यक्ति बुद्धि से न विचार करके मन से विचार करता है।
जब हमारी बुद्धि कहती है कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो लेकिन युवा अवस्था है वो बुद्धि के श्रम को रोककर आनंद के श्रम को उत्पन्न कर देती। तो ये स्थिति किसकी बनती है? बुद्धि की। तो जिसकी बुद्धि ने मर्यादा त्याग दी है, और क्या है? उरोह मुकलित स्तनम, उरोह अर्थात वक्षस्थल पर, स्तनम मुकलितम, मुकलितम अर्थात जो स्तन है वो मुकलित हो रहे हैं, तुरंत तुरंत थोड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं। जघनम असंबद्धोद्धुरम, जो उस नायिका के जघन स्थल है, जो जंघा है, वो क्या कर रहे हैं? वो उस संबंध को, मतलब जंघा क्या हो गए हैं? अत्यंत बढ़ गए हैं। वो अपनी मर्यादा को त्याग चुके हैं और वो सुदृढ़ हो गए हैं। असंबद्ध हो गया है उद्धर जिनका, मतलब जो अपनी मर्यादा को छोड़कर, ऐसे तो अंगों की मर्यादा क्या है? अपने अपनी जगह पर रहे सब, लेकिन जांघों की इतनी कसावट है कि वे निरंकुश हो गए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब व्यक्ति निरंकुश हो जाता है तो युद्ध करता है, और यहाँ पर भी इनका जो आकार है वो इतना अधिक हो गया है कि युद्ध कर रहा है। इससे ये भी एक थॉट मिलता है हम लोगों को कि जब व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा बिना किसी प्रयास के धनादि इकट्ठा हो जाए तो विवाद करने लगता है। इसी तरह जो जंघा हैं वो भी इतना बढ़ गए हैं कि अपनी मर्यादा को त्याग कर आपस में रगड़ खाने लगे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इस तरह की जो इंदु बदना है उसके शरीर में तरुणिमा अर्थात युवावस्था का जो उद्गम है वो आनंदित कर दे रहा है। उक्त कथन में निम्नलिखित शब्द लाक्षणिक हैं। जैसे आप पहला समझ लीजिए, उद्गम मोदते। उद्गम अर्थात होता है प्रमोद को प्राप्त होना। तो उद्गम किसका होता है? चेतन का ही हो सकता है। वह यौवनोद्गम क्या है? निराकार वस्तु है, वो चेतन का धर्म तो नहीं है। अतः इस शब्द का बाद हो जाता है और लक्ष्यार्थ आता है कि यौवन उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? उस नायिका का यौवन बढ़ रहा है, ये हो जाता है लक्ष्यार्थ। एक तो तरुणी स्वयं चंद्रवदना है, फिर नव यौवन का संचार, और ऐसी अवस्था में क्या होगा? नव यौवन अत्यंत उत्कृष्ट प्रतीत हो रहा है। इस लक्षणा में जन्य जनक भाव संबंध है और इसकी स्पृढ़ीयता व्यंग्य है। मतलब उस नायिका की जो इच्छा है, नायिका को अपने अधीन करना, चाहत, वह क्या है? व्यंग्य है उस नायक के द्वारा। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, इस तरह का वर्णन करके नायक क्या करना चाह रहा है? उसको प्राप्त करना चाह रहा है। विकसित किसका धर्म होता है? मुख जो मुस्कुराहट है वो विकसित हो रही है। वस्तुतः विकसित किसका धर्म है? फूलों का धर्म है, पुष्पों का धर्म है विकसित होना, कि फूल खिल गए, ग्रोइंग, ग्रोइंग फ्लावर्स, इस तरह का एक शब्द भी मिलता है। तो फूलों का जो धर्म है, और फूल क्या है? एक निरंतर खिलने वाले पदार्थ हैं। मुस्कुराहट विकसित नहीं हो सकती, इसमें तो मतलब होता है थोड़ा सा। तो वो मुस्कुराहट है वो विकास को प्राप्त नहीं हो सकती, और मुस्कुराहट में क्या संभव नहीं है? क्या? विकास जो धर्म है, विकसित होना, स्मित के विकास से उसका अप्रतिहत प्रकट होना लक्षित होता है। मतलब वह नायिका इस समय ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गई है, सुख में तो प्रसन्न है ही, लेकिन तरुणिमा का जो उद्गम है, जवानी का नया नया नशा है, वो दुख में भी उसकी मुस्कुराहट को कायम बनाए हुए, स्मित के विकास से उसका अप्रतिहत प्रकट होना लक्षित हो रहा है। असंकुचित होने का संबंध है। जिस प्रकार फूल निरंतर खिला ही रहता है, उसी तरह इसकी मुस्कुराहट भी निरंतर बनी रहती है, उसका चेहरा कभी मलिन नहीं हो।
उसका चेहरा सुगंध आदि गुणों से युक्त है, ये व्यंग्य होता है। वक्रता, वक्रता को बस में कर लेना। जो वक्रता है, वशित वक्रिमम, नेत्रों की जो वक्रता है उसको क्या कर लिया, बस में कर लिया। तो ये बस में करना, बस में किसको किया जाता है? मारण मोहन उच्चाटन आदि करा के किसी व्यक्ति को बस में किया जा सकता है, किसी जीव को बस में किया जा सकता है, लेकिन दृष्टि को बस में कर लेना यहाँ पर मुख्यार्थवाद हो जा रहा है। और अर्थ आ रहा है कि प्रेक्षण का वक्रिमा को बस में करना लक्षित करता है कि उसका प्रेक्षण स्वाधीन है, जिधर जब चाहती है उधर ही उस दृष्टि को घुमाती है। ठीक है। अभिमत विषय प्रवृत्ति संबंध है, जो वश में होता है उसे अपनी इच्छा से चाहे जहां लगाया जा सकता है। नायिका के प्रेक्षणों की वक्रता भी उसका नियंत्रण है। इससे यह व्यंजना निकलती है कि इसके जो कटाक्ष जानबूझकर अपने किसी प्रेमी की ओर। अब भाई एक और व्यंग्य देख लेते हैं। समुच्छलित विभ्रमा। समुच्छलन मतलब किसी चीज का छलकना। अब छलका तो तरल पदार्थों को, छलकना तरल पदार्थों का धर्म है। जो पानी की तरह तरल होगा, लिक्विड जो होगा वही छलक सकता है। अब यहां पर बात कर दी विभ्रमों के छलकने की, चाल ढाल हाव भाव के छलकने की बात जो की गई है वो भैया सही प्रतीत नहीं हो रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें विलासों की अधिकता लक्षित होती है। अधिक जल ही छलकता है, कम नहीं। उस नायिका के शरीर में भी जलवत अधिक विलास है, इसीलिए टपक रहे हैं मानो। हर गतिविधि उसकी एक इशारा प्रेरित कर रही है किसी नायक को लुभाने के लिए। तो प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध हो गया। इससे व्यंजना भैया क्या निकल रही है कि विलास अत्यधिक मनोरम है, सहृदयों के हृदयों को आनंदित कर रहा है। अब एक चीज और जान लीजिए, बुद्धि ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। मर्यादा का उल्लंघन भी जीव ही कर सकते हैं, चेतन ही कर सकते हैं, और बुद्धि में यह धर्म स्थिर करना संभव नहीं है। इससे बुद्धि की अधीरता लक्षित होती है, अर्थात बुद्धि की बात न सुन के मन की बात को सुन रही है वह नायिका। यहाँ हेतु हेतु मद्भाव संबंध है। इससे व्यंजना निकलती है कि प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले मुग्धता के कारण प्रियतम के विषय में भी मर्यादा बनी रहती थी, किंतु अब मुग्धता जाती रही है और अनुराग अधिक बढ़ गया है, जिससे मुग्धता रह ही नहीं पाती। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली स्थिति, फिर बुद्धि घास चरने चली जाती। तो ये वाली स्थिति आती है। प्यार किया तो डरना क्या वाली स्थिति। तो ये क्या है, ये है बुद्धि की मर्यादा का उल्लंघन। उसके बाद एक और चीज दे दिया, मुकुलित, स्तनों का मुकुलन। तो मुकुलित होना कलियों का धर्म होता है, स्तनों का नहीं हो सकता। इससे लक्षित होता है कि जो उसकी अवस्था है वयस संधि है ना। प्राप्ते च षोडशे वर्षे गर्धवीप्यप्सरायते। हमारे पूज्यपाद शर्मा गुरु जी तरह से बहुत सारी चीजें बताते थे। प्राप्ते च षोडशे वर्षे, जब कोई नायिका 16वीं अवस्था में प्रवेश करती है तो उसके स्तनों का मुकुलन होना स्वाभाविक है। तो विकसित मुकुलन होना कलियों का धर्म है, जो स्तनों में संभावित किया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर अवयवों का घनत्व तथा रूप साम्य संबंध है। आलिंगन योग्य होना यहाँ पर व्यंग्य है। तो व्यंग्य की बात हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये व्यंग्यार्थ के आधार पर लक्षणा के भेद की बात है, और ये जो है वो गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण। गूढ़ व्यंग्या लक्षणा कीदृशी भवति इति स्पष्टीकरणाय आचार्यः अयम इदम उदाहरणं ददाति। अस्मिन् उदाहरणे केन प्रकारेण गूढ़व्यङ्ग्यत्वं लक्षणायां भवति इति अस्माभिः प्रतिपादनीयम्।
इदानीं यावत् अस्य पद्यस्य अर्थप्रक्रिया अस्माभिः कृता, अनन्तरम् अर्थप्रक्रियानन्तरं केन प्रकारेण शब्दात् अर्थावबोधः, अर्थेन च लक्ष्यार्थबोधः, लक्ष्यार्थबोधेन च पार्यन्तिके व्यञ्जन प्रयोजनभूतस्य व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीति व्यञ्जनाव्यापारेण भवति इति लभ्यम्। तो हमने अभी तक 6 प्रकार से इस पद्य में, निर्दिष्ट पद्य में 6 प्रकार से मुख्यार्थवाद किया, मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ को समझा और फिर व्यंग्यार्थ की क्या स्थिति बन रही है उसको समझा। इस पद्य में लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ, व्यंग्यार्थ को अलग कर पाना थोड़ा कठिन कार्य है। इस और व्यंग्यार्थ की प्रतीति तो गूढ़ है ही, तो गूढ़ व्यंग्य वाली जो लक्षणा है उसका उदाहरण आप लोग समझ गए। इसका अर्थ सामान्य यही है कि इंदु बदना के जो इंदु बदना है, चंद्र के समान मुख वाली जो नायिका है, उसके शरीर में युवावस्था का जो जो क्या कहते हैं प्रभाव है, वो उसको मद्दमस्त कर दे रहा है। नायक विशेष को कैसे कर दे रहा है? तो मुस्कुराहट विकास को प्राप्त हो रही है, जिसने अपने नेत्रों की वक्रिमा को अपने बस में कर लिया है, जिसकी गति से हाव भाव छलक रहे हैं, जिसकी मति नियंत्रण से बाहर हो गई है, जिसके वक्षस्थल पर स्तनों का मुकुलन हो चुका है, जिसके जंघा स्थल परस्पर अपनी मर्यादा को तोड़ चुके हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, मतलब रगड़ रहे हैं। इस तरह की जो स्थिति है, वस्तुतः इस प्रकार के उदाहरणों का जो अर्थ है उस अर्थ में इतना आनंद नहीं है। उस अर्थ में जब ये जान लोगे कि इस अर्थ में विद्यमान क्या मुख्यार्थ है, क्या लक्ष्यार्थ है, क्या व्यंग्यार्थ है, इस अर्थ को समझ लेने के पास व्यंग्यार्थ जो गूढ़ व्यंग्य उदाहरण है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सभी व्यंग्य अत्यंत कठिन है, क्योंकि मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ को अलग अलग करने में पसीने छूटे जा रहे हैं। तो गूढ़ मतलब अत्यंत घुसा हुआ जो व्यंग्य होता, और गूढ़ गूढ़ व्यंग्य प्राधान्यभूतः यस्याम सा लक्षणा गूढ़ व्यंग्य लक्षण। तो ये गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण दे दिया। अगूढ़ व्यंग्य जिसमें व्यंग्य है लेकिन छुपा नहीं है, उसको भी समझ लेते हैं। श्री परिचया जड़ा अपि भवन्ति विज्ञा विदग्ध चरिता नाम उपदिशते कामिनी नाम यौवन मदह एव ललितानि। यह पद्य है, इसमें समझ लेते हैं। श्री परिचयात, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, किसी को धन प्राप्त हो जाए, अपार धन, और वह अत्यंत मूर्ख है, सट्टेबाजी करके कैसे भी बिना पढ़ा लिखा हुआ धन प्राप्त कर लिए। 1 करोड़ रुपया मिल गया अचानक से, और वो 1 करोड़ रुपया मिलते ही उसमें एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास, एक रुतबा उसके मन में क्रिएट होने लगे। श्री परिचयात, श्री मतलब होता है लक्ष्मी के परिचय मतलब प्राप्ति हो जाने पर। जड़ाह अपि भवन्ति भिज्ञा, जड़ाह अर्थात मूर्ख बुद्धि वाले, मूर्ख लोग भी क्या हो जाते हैं? भिज्ञ हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं। किसके जानकार होते हैं? विदग्ध चरिता नाम। तो 2 रुपया आ जाए तो कल से हम मोदी योगी की चरित्र को, मोदी योगी की कमियों को, मोदी योगी के सुधार को गिनाने लगेंगे। राहुल गांधी में भी हुए सुधार को हम गिना सकते हैं कब? जब हमारे पास पैसा आ जाए। खाने को मिल नहीं रहा है, नेताओं पे बात करेंगे। तो ये सब नहीं, भोजन मिले, अपार लक्ष्मी हो, फिर व्यक्ति विचारों पे बात करता है, घटनाओं पे बात करता है। तो ये हमारी परंपरा है। तो श्री परिचयात, पैसा मिलते ही बुद्धि आ जाती है और व्यक्ति पंडितों के भी मन के, पंडितों के भी एक्टिविटीज को समझने में समर्थ हो जाता है। हम व्यवहार में तो कई लोग देखते हैं कि लक्ष्मी प्राप्त हुई नहीं कि बुद्धि इतनी ज्यादा आ जाती है कि एक व्यक्ति बहुत खुद शून्य है लेकिन सामने वाले पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकर बना के रखा।
तो उसमें मेन कारण क्या होता है? श्री लक्ष्मी। कैसे? अब नीचे एक दृष्टांत टाइप का दे दिया, उपदिशति कामिनी नाम यौवन मदः एव ललितानी। यौवन मदः, युवावस्था का जो जोश होता है, वो कामिनियों को, ऐसी नायिकाओं को जो काम भाव को अपने मन में रखी, जिनमें प्रेम भाव विद्यमान है, ऐसी नायिकाओं को युवावस्था की जो मदमस्तता है वही उपदेश करता है। उपदेश मतलब बताता है, जैसे गुरुजी किसी बात को अपने छात्र को बताते हैं। यहाँ पर गुरुजी कौन हो गया? युवावस्था का मद। क्या बता रहा है? छात्र कौन हो गया? युवतियां। अब उसको समझाने वाला कौन है और क्या समझा रहा है? तो समझाने वाला हो गया यौवन मद, समझा रहा है ललित, ललितानी अर्थात मनोहर कामों को, कामिनियों को यौवन मद ही विलास का उपदेश देता है। किस प्रकार हाव भाव बदलें, अब बड़े हो गए हैं। तो ये सब अवस्थाएं अब यहाँ पर उपदिशति क्या है? उपदेश करता है, मतलब बताता है, लक्षित करता है, उसको सिखाता है। तो उपदेश करना किसी जीवित पदार्थ का धर्म हो सकता है। यहाँ पर जिस पदार्थ का धर्म दिया है, यौवन मद में इतना सामर्थ्य हो ही नहीं सकता कि वो किसी को पढ़ा लिखा सके। तो यहाँ यह शब्द बाधित होकर लक्षणावृत्ति से अर्थ देता है कि युवावस्था का जो मद है, नशा है, वो हाव भाव को बिना प्रयास के ही प्रकट करा देता है। सामान्य विशेष भाव संबंध है। हाव भाव का अप्रतिहत रूप में अनायास तथा स्वाभाविक रूप में प्रकट होना व्यंग्य है। और ये वाला व्यंग्य सभी लोग आराम से समझ सकते हैं। इससे पहले वाला जो मुखम विकसित स्मितम वसित वक्रिमम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गतिरपास्त संस्थामति, इस पद्य में विद्यमान जो व्यंग्य था, जो वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ से व्यंग्य पर्यंत की जो परंपरा थी, उसको समझ पाना थोड़ा क्लिष्ट था। लेकिन श्री परिचयात में जो उपदिशति पद है, उपदिशत मतलब जानकारी प्रदान करता है, सिखा देता है। तो यौवन मद में सिखाना धर्म है ही नहीं, लेकिन ये मुख्य से अमुख्य अर्थ आता है और उससे विज्ञात की प्रतीति होती है। आज की कक्षा को इतना ही रहने देते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आज का फिर विषय ही समाप्त हो जाएगा। तो ऊपर वाले में बड़ी क्लेश के साथ हमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति हुई, नीचे वाले में आराम से हो गई। तो व्यंग्येन रहितारूढ़ सहिता तु प्रयोजन, व्यंग्य से रहित, जिसे व्यंग्य रहिता कह सकते हैं, और जो प्रयोजन थी उसमें तच्चेति गूढ़म अगूढ़म भा। तो गूढ़ व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य लक्षणा के भेद हो रहे हैं व्यंग्यार्थ के आधार पर। तो तदेसा, तत् मतलब उपर्युक्त भेदों के आधार पर, ऐसा लक्षणा त्रिधा कथिता। व्यंग्यार्थ की दृष्टि से लक्षणा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अव्यंग्या, निरूढ़ा लक्षणा, या फिर रूढ़ी लक्षणा, जिसका उदाहरण था कर्मणि कुशला। उसमें व्यंग्य का सर्वथा अभाव था, रूढ़ी थी उसमें। गूढ़ व्यंग्य क्या हो गया? तो मुखम विकसित स्मितम, जो श्लोक था वो हो गया। अगूढ़ व्यंग्य मतलब जिसमें व्यंग्य स्पष्ट है, छुपा हुआ नहीं है, वो हो गया श्री परिचया चढ़ापि भवन्ति विख्या। इस आधार पर लक्षणा अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या के रूप में 3 प्रकार की होती है। व्यंग्य के आधार पर, व्यंग्यार्थ के आधार पर ही बताना आज का प्रतिपाद्य है। तद्भू लाक्षणिक, अब भैया बात वहीं से शुरू हुई थी कि शब्द 3 प्रकार का होता है, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। तो वाचक का साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचक, यहां पर कह रहे हैं जो अमुख्यार्थ देता है, उस अमुख्यार्थ को देने में, अमुख्य अर्थ कई प्रकार का हो सकता है। व्यंग्य रहित, रूढ़ी लक्षणा व्यंग्य रहित होती है। प्रयोजनवती में कहीं गूढ़ व्यंग्य होगा, कहीं अगूढ़ व्यंग्य होगा। किस प्रकार गूढ़ व्यंग्य होगा, किस प्रकार अगूढ़ व्यंग्य होगा, जो ऊपर दिए गए उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। तो इन व्यंग्यार्थ को देने में समर्थ जो शब्द होता है उसका नाम होता है लाक्षणिकः। लाक्षणिकः तद्भू भवति। लाक्षणिक शब्द
तद मतलब उस अर्थ को देने का जनक होता है, उत्पत्ति देने में समर्थ होता है। जन्य जनक भाव संबंध शब्दार्थयोः मध्ये शब्दस्तावत् तत्र लाक्षणिक पदेन उच्यते उपाधि भेदत्वात् लाक्षणिकः अर्थः तद्भू भवति तस्याः लक्षणायाः कीदृश्याः लक्षणायाः तदुच्यते अव्यङ्ग्या गूढव्यङ्ग्या अगूढव्यङ्ग्या च या लक्षणा भवति तस्याः लक्षणायाः लक्षणा तत्र व्यापारः लक्ष्यार्थस्तावत् तत्र आयाति तस्मिन् लक्ष्यार्थे कस्तावत् शब्द व्यापारः प्रवर्तते, या फिर वहाँ कौन सा व्यापार उसका आधार होता है। तो कह रहे हैं तद्भू उस अर्थ का जो भू मतलब पृष्ठभूमि होता है, लाक्षणिक शब्द कहते हैं, वो लाक्षणिक होता है। क्या लाक्षणिक होता है? तो नीचे कह रहे हैं शब्द शब्द इति संबध्यते, शब्द से इस लाक्षणिक को समझ लेना है। तद्भू अर्थात उस व्यंग्यार्थ को देने में जो समर्थ हो, तद्भू का मतलब तदाश्रय, व्यंग्यार्थ का आश्रय वो लाक्षणिक शब्द होता है, तभी न लक्षणा होती है। मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ आता है और प्रयोजन का बोध होता है। तो ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तत्पद का अर्थ समझ लेना है और तद्भूस तदाश्रय में तत्पद का अर्थ समझते चलना है। तो ये सब चीजें क्लियर करते चलना है, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज लाएंगे। तो तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक। देखिए भाई साहब, विषय ये है कि लाक्षणिक शब्द जो होता है वो लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, और लक्ष्यार्थ का जो बोध होता है वो या तो व्यंग्य रहित होगा। व्यंग्य रहित होगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन गूढ़ व्यंग्य अगूढ़ व्यंग्य के रूप में जब होगा तो उसी को कह रहे हैं तत्र व्यापारः व्यंजनात्मकः। येन माध्यमेन गूढ़ व्यंग्यस्य आहुस्सित अगूढ़ व्यंग्यस्य बोधो भवति तादृशः व्यंग्यार्थः किं भवति तस्मिन् व्यंग्यार्थे यो व्यापारः प्रवर्तितो भवति तब व्यापारः व्यंजनात्मकः। कुतः इत्याह केन कया रीत्या तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः भवति इति शंका वर्तते। अस्याः शंकायाः अस्याः जिज्ञासायाः निवारणार्थम् अग्रिमे पाठचर्चायां विचारः वयं कुर्मः। इदानीम् इत्येवता एव पर्याप्तम् लक्षणा विषय। लक्षणा के विषय में इतना पर्याप्त है, क्योंकि आज का विषय जो था वो भी यही था कि व्यंग्यार्थ के आधार पर लक्षणा का विभाजन। तो एक तो व्यंग्य रहित का बन जाएगा, रूढ़ी लक्षणा, निरूढ़ा लक्षणा कह सकते हैं, और व्यंग्य सहित में व्यंग्य सहित की भी दो अवस्थाएं, एक गूढ़ और एक अगूढ़। गूढ़ अगूढ़ समझ गए आप। आज की कक्षा के लिए इतना पर्याप्त है। अग्रिम कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।